कि मीडिया की सांप्रदायिकता की आज हम बात करते हैं कि 12 सालों में काफी सूरत बदली है। हम देख रहे हैं कि कम्युनिज्म बढ़ गया है, मीडिया ऐसा हो गया। लेकिन हम जब हिस्ट्री में जाते हैं, भगत सिंह सांप्रदायिक धर्मों की बात करते हैं। इसी तरह आप 47 में मैं एक रिपोर्ट करने गया था, एक बुजुर्ग ने मुझे कहा 13-14 साल पहले की बात है कि उतना बड़े चंगे सिगे सन तो लाहौर में अखबार ने बर्बाद कर देता। इसी तरह 64 में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, उसमें भी ये बात आया कि अखबार कैसे सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। याद है मुझे कि 60 के दशक में समर सेन थे। समर सेन अपना तजुर्बा कराते हैं जब वो आनंद बाजार पत्रिका में थे कि कैसे उसका अखबार फिरका परस्ती फैला रहा था। फिर आप देखिए मुजफ्फरनगर आपने कवर किए हैं, उस समय की फिरका परस्ती आपकी फिरका परस्ती अखबारों के द्वारा में फैलाई जा रही है, उसमें क्या फर्क नजर आता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र। और मैं बहुत खुश हूँ, सारी पंजाबी वीक है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ काम कर रहे अगली बार सीख। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कई बार अभी असल में पिछले 12 सालों की अगर मैं बात करूँ, पिछले आपको बहुत एग्जाम्पल दिए, अगर पिछले 12 साल के बारे में काम करें तो हमें सांप्रदायिकता जिस तरह से फैली है सब जगह पे, जिस तरह पे हिंदुत्ववादी बातें हुई है और सिर्फ मुसलमान या सिख या क्रिश्चियन लोगों पर नहीं अटैक हुआ है, बल्कि महिलाओं पर और जो भी सोशल इकोनॉमिकली मार्जिनाइज्ड लोग हैं उन पर, चाहे वो आदिवासी हो चाहे दलित हो, सभी पर किसी न किसी तरीके का अटैक हो रहा है। तो उसके बारे में बात करते हैं, मगर उसको साथ में बाजारीकरण से जोड़ना बहुत जरूरी है। मैं एक एग्जाम्पल की तरह बताती हूँ। जब आपने अभी कहा कि मैं 2012 में मैंने फ्रीलांसिंग क्यों शुरू करी, तो ये 2012 में मैं एक बहुत बड़े न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती थी, न्यूज चैनल के साथ। तो उस न्यूज चैनल में एक बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट हाउस ने 40% शेयर खरीद लिए थे। तो हम लोगों को एडिटोरियल टीम को बुलाया गया, किसी भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में एडिटोरियल टीम होती है, उसको बुलाया गया और मार्केटिंग टीम ने आके कहा कि आप लोग को हम बताएंगे आज से कि किस तरह की रिपोर्टिंग करनी है। और हमें कहा गया कि आज से आपका टारगेट जो ऑडियंस है वो होना चाहिए अर्बन रिच, यानी शहर में रहने वाले अमीर लोग। तो यानी कि आप लोग जब भी रिपोर्टिंग करेंगे तो आपकी रिपोर्ट शहर में रहने वाले अमीर लोगों के लिए होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा आप समझ लीजिए, उसका एग्जाम्पल है बैंगलोर में रहने वाला एक 35 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदमी। और फिर अगले 40 मिनट तक मार्केटिंग टीम ने हमें समझाया कि कैसे आपको जो भी रिपोर्ट करनी है वो शाम को जब वो 35 साल का बैंगलोर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर घर आए तो वो इसी न्यूज चैनल पे देखे। तो जो भी आपका कंटेंट है, तो आप सभी लोगों को पता है ना कि टीवी स्क्रीन पे जो आग वाला ग्राफिक आता है, जब लोग 8-10 मिनट शाम को एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, आपने देखी होगी ना डिबेट में, उसमें आग भी जलती है। तो मार्केटिंग रिसर्च ने कहा है कि ये उनको बैंगलोर में बैठने वाले आदमी को पसंद है, और जो भी बुलेटिन है, जो भी हेडलाइन है, वो सब इन्हीं को पसंद की वजह से होनी चाहिए। तो और मैं इन्वेस्टिगेशन टीम में काम करती थी, तो मैं बुंदेलखंड से उस वक्त आई थी जहाँ पे किसानों को बहुत सारी आत्महत्या करी थी 15,000-20,000 का कर्जा ना चुकाने की वजह से। तो हमारी तरफ मार्केटिंग टीम ने मुड़ के कहा कि और आप लोग ये झोला वाला रोने धोने वाली ब्लीडिंग हार्ट स्टोरीज ना करें, क्योंकि आपकी वजह से क्या होता है, जब हम प्राइम टाइम पे अच्छी चिमनी और किचन की बहुत अच्छे अप्लायंसेस जब हम बेचते हैं और आप लोग ये गुप्त दर्द वाली कुपोषण और आत्महत्या की स्टोरी करते हैं, तो जो व्यूअर है उसका बाइंग मूड, उसके खरीदने का मूड खराब हो जाता है। तो आपकी वजह से हमारे ऐड चलते हैं, तो आप लोग तो ये बस करो। और हमें ये भी कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन ही करनी है, खुफिया पत्रकारिता करनी है, तो आप ये कर लो कि देखो साउथ दिल्ली में कौन से लड़के हैं जो बहुत ही बड़ी बड़ी गाड़ियां चला के रेसिंग करते हैं शाम को, आप उस पर एक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते। तो ये हमें बताया गया। और हमें ये भी बताया गया कि क्योंकि हम लोग जो पुराने तरह के पत्रकार हैं जिनकी अब जगहें नहीं है, हमें ये कहा गया था
पब्लिक इंटरेस्ट ही जर्नलिज्म का मेन मोटिव है कि लोगों का किस तरह से भला हो रहा है, वो हमारा मोटिव है। तो खैर ये 40 मिनट तक चलता रहा। फिर हमसे कहा गया कोई सवाल है क्या? तो मैंने ऐसे बेवकूफों की तरह हाथ करके खड़ा करके कहा कि आप ये बताइए कि ये आपने इतनी देर कहा कि ये 35 साल के आदमी के लिए रिपोर्टिंग हो रही है, तो इसमें महिलाएं कहाँ हैं? महिलाओं के लिए भी हमने रिपोर्टिंग की। तो उन्होंने कहा कि साइंटिफिक रिसर्च, तो आज की जो मीटिंग हो रही है जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च तो बारे में बात हो रही है, तो हमें कहा गया साइंटिफिक रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि महिलाओं को टीवी न्यूज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए महिलाओं के बारे में रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी 2012 की बात बताई और मुझे पता चला कि मेरे पास तो इतना टैलेंट ही नहीं है कि ये बड़ी बड़ी कारों पे रिपोर्टिंग करता हूँ, तो इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। मगर साथ ही साथ ये भी करें कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा था, ग्लोबली ऐसी रिपोर्ट आई थी कि जो महिलाएं हैं उनको न्यूज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंटरेस्ट है, उन्होंने एक शब्द दिया था जिसको कहते हैं नियर न्यूज, न्यूज के निकट। उसकी क्या टॉपिक थे? करियर की स्टोरी और ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी या और वेलनेस का स्टोरी, यानी कि हेल्थ का नहीं, स्वास्थ्य का नहीं, बेहतरी का, यानी कि किस तरह का स्टोरी की 10 दिन में वजन कैसे घटाए या 10 दिन में पेट को कैसे पिच जाए। तो ये वाले स्टोरी वो ऑटो पे इंटरेस्ट है, तो आप ये वाले स्टोरी सुनिए। तो ये बाजारीकरण तो हो रहा था, सॉरी मैं एक बात करूँ। और उसी के साथ साथ 2013 में जब जनरल इलेक्शंस की तैयारी हो रही थी 2014 के आने में, तो जो भी आपने कॉर्पोरेट घराने बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं, जो अब हावी हो चुके हैं, जैसे कि अंबानी के अभी 78 न्यूज आउटलेट्स हैं, जिसके व्यूअर्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 450 मिलियन, यानी कि कितने करोड़ हुए, वो इतने व्यूअर्स हो गए। तो साथ साथ बाजारीकरण मीडिया का हुआ और जो कॉर्पोरेट मालिक थे उन्होंने साथ काट ऐसी बिछाई ऐसी पार्टी के साथ कि जो वो रिपोर्ट कर रहे हैं उसके व्यूअर्स बढ़ते रहे। तो यानी कि क्या हुआ कि आप पब्लिक इंटरेस्ट की अगर आप बात करें, आज के टाइम में अगर आप देखें, नई रिपोर्ट बताती है कि हर दूसरा मुसलमान और हर तीसरा आदिवासी और दलित इंसान इस देश में गरीब की कैटेगरी में आता है। तो जो आप हटा देंगे, अमीरों के लिए ही रिपोर्टिंग करेंगे और साथ ही साथ एजेंडा है आपका ऐसा कि आप अमीर में और ऑटोमेटिकली बहुत सारे समुदाय के लोग उसमें आ जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूज ऑर्गेनाइजेशन से करना चाहिए। जी यहाँ अक्सर होता ये है कि मैं कई सालों से सोशल मीडिया से दूरी बनाई हुई है, लेकिन जब कभी मेरी कोई स्टोरी छपती है, आर्टिकल छपता है या कोई वीडियो पब्लिश होती है, तो जो मुझे गाली निकलती है, पंजाब में मुझे कहा जाता है कुत्ता कामरेड, एक मुझे गाली दी जाती है राष्ट्रवादी। हालांकि राष्ट्रवादी होने कोई गाली नहीं है, पर मैं राष्ट्रवादी हूँ नहीं, वैसे मैं अंतरराष्ट्रवादी हूँ। या फिर कहा जाता है कि तुम सिर्फ फला धर्म के विरोधी हो। इसी तरह नेशनल लेवल पे मुझे जो गाली दी जाती है वो खालिस्तानी कहते हैं। हालांकि खालिस्तानी भी मुझे गाली देते हैं, वो भी गाली देते हैं। जब आजकल एक नया शब्द है कि तुम पाकिस्तानी हो, क्योंकि वो मैं पीस की बात करता हूँ, या फिर मुझे देशद्रोही कहा जाता है। अब जब आपको गाली निकलती है, मुझे लगता है इतने से काम नहीं चलता होगा। तो औरत होने के नाम पर जितनी भी गाली दी जा सकती है आपको, वो दी जाती है। तो मेरा सवाल यही है कि एक जो ट्रोल आर्मी की तरफ से एक औरत होने के कारण जो चैलेंज है, और एक मीडिया इदारे के बीच में जो मीडिया संस्थान में जो चैलेंज है, उसके बारे में आप मुझे बताइए। हाँ, जो ट्रोल की गाली है उसमें मेरा काफी इंटरेस्ट है। तो देखो, गालियों का ये है कि गालियां तो हमें हर जगह मिलती है, घर पे भी मिलती है ना। महिलाओं को तो घर पे भी मिलती है कि बाल बड़ी हो गई तो बहुत बोल्ड है, बड़ी फॉरवर्ड है ना। किसी से बाल खुले करके चले गई तो गालियों की तो क्या है, हम लोग की अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है घर पे, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। मगर अभी गालियों का ये कि 2013 से बहुत सारी गालियां मिलनी शुरू हुई, जब
2014 के इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई। अब आपने कहा जैसे पाकिस्तानी हम लोग को कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, और मैं और भी बात ही कर रहे थे कि हमें पाकिस्तानी ड्रामे कितने पसंद है, तो कोई हमें भेज दे पाकिस्तान, हमें कोई भेजने वाला नहीं, हम तो जाना चाहते हैं। दूसरी बात ये जैसे गालियों का ये है कि आपको बोला जाएगा ये सब, मगर साथ में ये भी कहा जाएगा कि तुमने पैसे खा के कर दिया काम। हमें ये नहीं कहा जाता है कि पैसे खा के कर दिया काम। हमें लगता है हम भी करप्ट हो सकते हैं, हमें भी कोई दे दे घूस, मगर कोई देने वाली नहीं है। मगर ये सब कहते हैं कि तुम जो है मतलब प्रॉस्टिट्यूट हो, तुम ये हो फलाना, और ये सब बोलते हैं। एक बार मुझे जैसे किसी ने बोला कि अरे ये तो किसी जिहादी की बीवी है, तो मुझे किसी जिहादी लीडर की बीवी है, तो मुझे लगा अरे मुझे लीडर ही बोल देते, उसमें तो मुझे बीवी बोलना जरूरी है। तो ये तो बहुत ज्यादा हमारी आदतें हो गई है गालियां खाने की। और साथ में ये भी है कि जो वो किस तरह की वायलेंस आपके साथ सेक्सुअल वायलेंस करेंगे, वो सब की बहुत लंबी लिस्ट, मतलब खूब डिटेल में 2-2 दिन तक लोग एक ही थ्रेड पे डिस्कशन करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको करेंगे। पर गालियों का एक स्वरूप पिछले 12 साल में ऐसे बदला है कि अब सिर्फ गालियां वहां तक नहीं है, गालियां लीगल केसेस करती हैं, और लीगल केसेस के बाद फिजिकल अटैक होता है, जो हमारे साथ मेरे साथ हो चुका है। कि शुरुआत में बहुत सारे स्टोरीज हम लोग करते थे, तो स्टोरी के ऊपर ऐसा नहीं है कि किसी सरकार को पत्रकार बहुत पसंद है, किसी को भी पहले पसंद नहीं थे। जब मैंने पत्रकारिता ज्वाइन करी थी तो हमें कहा था कि कभी कोई लीगल नोटिस आ जाए तो बहुत खुश हो जाना, क्योंकि ये बैज ऑफ ऑनर है कि कहीं चलो किसी ने पढ़ ली तुम्हारे लिए, तो हमेशा से आते थे। अब क्या हो गया है, पिछले 12 सालों में हमारे ऊपर क्रिमिनल केसेस होते जा रहे हैं। तो जैसे कि जो ऑनलाइन आने का क्या काम है कि वो पहले आपके खूब गालियां देंगे, आपको खूब भड़काएंगे, कहेंगे आप पे किस तरह से एसिड फेंकेंगे, किस तरह से रेप करेंगे, ये सब बोलेंगे। उसके बाद वो कोई ना कोई जाके केसेस आप पे कर देगा। तो जैसे मेरे पर केसेस है पिछले 10 साल से 3 केसेस है गुवाहाटी में। अब वो केसेस हो गए, उसके बाद अगर कोई स्टोरी करी तो फिर वो फिर से भड़काएंगे, आपका एड्रेस डाल देंगे। बहुत सारे ऐसे ट्रोल्स हैं जिन्होंने इतनी भी अच्छी रिसर्च नहीं करी, उन्होंने मेरे और मेरे हस्बैंड की फोटो ऑनलाइन डाल के कहा ये आदमी इनके बेडरूम में क्या कर रहा है। तो मुझे लगा रिसर्च करी हो अच्छी से, तो वो फिर एड्रेस डाल देते हैं। फिर ऐसा होता है कि मेरे घर में ये हुआ कि किसी ने घर में घुस कर जबरदस्ती एसिड फेंकना, ये सब की बातें भी हो गई। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये, और जब ऐसा हो जाता है तो पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखते हैं। तो गालियां, औरतों को हमें अच्छी ट्रेनिंग है गाली वाली सह लेने की। अब ये है कि हमें अपने आप को इस बात से 2 चीजों से बचाना है। पहला ये कि हम कहीं इतने ज्यादा नम ना हो जाए कि हम पर कोई बात का असर होना खत्म हो जाए। हमको ज्यादातर अपने आप को इस बात से बचाना होता है कि हम एकदम डीह्यूमनाइज, हमारे अंदर किसी बात का कोई फर्क न पड़ जाए। इस सरकार ने ये किया है औरतों के साथ कि हमको इतना कठोर बनने पे मजबूर कर दिया है कि हम पे अब किसी बात का असर ना हो। ये थोड़ा गलत। जब हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं, टीवी मीडिया में एक बड़ा रोल रहा है। टीवी मीडिया जब आया, आपको कहा गया कि आपके लिए 24 आवर्स है, दूरदर्शन से सरकार, वो तो सरकारी है, खास सरकारी के मार्केट में तो बहुत ज्यादा हुआ। जैसे आज तक आया, पहले उन्होंने बहुत अच्छे एसपी सिंह जैसे जर्नलिस्ट, सुरेंद्र प्रताप सिंह जैसे अच्छे जर्नलिस्ट भी रखे, लेकिन सुरेंद्र प्रताप के बाद आप देखिए कि भूत प्रेत वाले नाटक आने लगे और आने लगा। जब कह लो कि उन्होंने बाद में तो एंकर भी भर्ती किए, ना तो उनका रिपोर्टिंग से कोई लेना देना था, ना ग्राउंड रिपोर्टिंग से था, वो कोई और ज्यादा नाम भी नहीं थे। वो ऐसे लोगों को लाया गया जिन्होंने न्यूज को एक खबर को समरी बना के रख दिया। मैं इसके बारे में दोनों एक बात तो ये कहना चाहिए कि जो टीवी न्यूज आया वो 90s में जब मार्केट खुला इंडिया का देश के लिए, तो ऐसे हमने प्राइवेट चैनल लाने शुरू किए। प्राइवेट चैनल जो 24 घंटे न्यूज देते हैं, 24 घंटे की न्यूज होनी नहीं चाहिए, है ना। हमारा दिमाग इसलिए बना ही नहीं है कि हर वक्त, इसीलिए सुबह देख ली और फिर पूरे दिन आप समझो उसके बारे में चिंतन मनन
तो ये, और 24 घंटे की न्यूज को भरने के लिए क्या परफॉर्मेंस करनी पड़ती है वो आप देख ही रहे हैं। इसीलिए जो आप साइंस की इससे पहले जो आप बातचीत कर रहे थे लिटरेचर के बारे में, आप देखें कि अभी कितने अच्छे अच्छे, आप अगर कोई टीवी देखता हो तो कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं जिसमें कहते हैं कि 2 बूंद गौमूत्र नाक में डालने से टाइफाइड, मलेरिया, अस्थमा सब कुछ ठीक हो जाता है। आप तो सुना ही होगा। या फिर गौमूत्र डालने से जो है किस तरीके से आपकी डिटॉक्स हो जाती है बॉडी। और ये न्यूज एंकर करते हैं इस पे, उन्होंने ये भी कहा है कि गौमूत्र से उन्होंने क्या नाम है कोल्ड ड्रिंक बनाई है जो है थम्स अप जैसी। उन्होंने ये कहा है कि गौमूत्र से वो कैलकुलेटर चला सकते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चला सकते हैं। तो इनका जो है लेना देना कोई साइंस या न्यूज या इंफॉर्मेशन से नहीं है। ये जो जैसे कहते हैं ना फट्टेबाजी चल रही है तो चल रही है, लोग देख रहे हैं तो देख रहे हैं। और दूसरा आपने झुकने की बात कही, हाँ इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सांप्रदायिकता और बाजारीकरण का एक ही मुद्दा है कि किसी न किसी का जो है फायदा हो। इस वक्त क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है उन्हीं लोगों के पास जो अपर कास्ट लोग हैं, जो इन मीडिया को ओन करते हैं और उनका लोकहित जनहित से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को सिखाया गया था पत्रकारिता हमेशा एंटी एस्टैब्लिशमेंट होती है, हमेशा एंटी सत्ता होती है। तो सत्ता में अगर मेरी बहुत ही फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी भी है तो मैं अगर पत्रकार हूँ तो मुझे उनके खिलाफ लिखना ही है, हमारा काम ही है लिखने का। जैसे कि जतिंदर कह रही थी, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर हम क्या होते हैं, वो PR डिपार्टमेंट हो गए है ना, तो हम तो PR डिपार्टमेंट के हैं नहीं। और दूसरी बात आप ये कह रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बात बहुत अच्छी लगती है कि आप ना कोई भी मुझसे प्लीज नाराज नहीं होइएगा, मैं सच बोल रही हूँ। अब सिर्फ टीवी न्यूज ना सिर्फ बूढ़े लोग देखते हैं, ठीक, तो ये अच्छी बात होगी क्योंकि वो हमने अभी पिछले कुछ दिनों में देख लिया है कि जो सोशल मीडिया है, पहले एक चीज है सोशल मीडिया या इंटरनेट का नुकसान भी है, मगर इंटरनेट ने एक चीज करी है कि मीडिया को डेमोक्रेटाइज कर दिया। यानी कि जो 10 लोग बैठ के सोचते थे ये रिपोर्ट न्यूज चलाएंगे कि नहीं, इंटरनेट की वजह से क्या हो गया है कि अगर कहीं लिंचिंग होती है और उसका 20 सेकंड का भी वीडियो चला गया इंटरनेट में, तो जो बैठे हुए 10 लोग मीडिया ओनर्स हैं उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बता रही थी कि पिछले 2022 के इलेक्शन में यूपी में मैं एक जगह पे एक गांव में रिपोर्टिंग कर रही थी, तो एक बुजुर्ग ने मुझे बुलाया और कहा आप यूट्यूबर है? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ। तो उन्होंने कहा तब मैं आपसे बात नहीं करूँगा, क्योंकि असलियत पत्रकारिता की यही है जो आप कह रहे हैं कि अब पत्रकारिता पे किसी को विश्वास नहीं है, हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है, हम किस तरह से YouTube या सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हो रहे हैं उसके तरीके के बारे में हम डिबेट कर सकते हैं, मगर हम ये जरूर कहेंगे कि उसकी वजह से लोगों को अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग मुद्दों पे कम से कम वो अपनी बात बाहर तो ला रहे हैं सबके पास। कैसे आदिवासी क्षेत्र से लड़कियों की तस्करी की जाती है अच्छी शिक्षा के नाम पे, उससे एक संबंध पंजाब से भी है उस स्टोरी का, उसके बारे में थोड़ा हमारे लोगों को बताइए। हालांकि मैंने उसको कई साल पहले जब ये पब्लिश हुई थी पंजाबी में भी की थी। तो 2016 में मैंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी आउटलुक मैगजीन के साथ। उसमें मैंने देखा 31 लड़कियां जो 3 से 11 साल की उम्र की थी, जो डोडो और संथली समुदाय की थी, असम के 5 डिस्ट्रिक्ट से। उसमें से उनके पेरेंट्स को 2014 के अंत में बोला गया कि विद्या भारती, सेवा भारती और राष्ट्र सेविका समिति, जो RSS की 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कहा इनके घर वालों को जाके कि आपके बच्चे आप पढ़ने रहे हैं, आप हमें दे दीजिए, हम इनको फ्री पढ़ाई के लिए ले जाएंगे, वहीं रेगुलर में खाना पीना पढ़ाई सब कुछ फ्री होगा। तो ये बहुत ही गरीब इलाके हैं अंदर आसाम की 5 डिस्ट्रिक्ट में जाके। तो उन्होंने पेरेंट्स ने इनको ये बेटियां सौंप दी और ये 3 से 11 साल की उम्र की लड़कियां। एक
और जब पेरेंट्स ने लड़कियां उनको सौंप दी तो उसके बाद उन्होंने उन लड़कियों के डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स की फोटोज भी उनकी ले ली। और ये ऐसे पिक्चर लाते हैं कि आप जब एक बार डॉक्यूमेंट या फोटो ले लें और आपके पास कॉपी नहीं है तो दोबारा कर नहीं सकते। तो जब पेरेंट्स ने भेज दी लड़कियां तो वो 1-1.5 साल तक अपनी बेटियों से बात ही नहीं कर पाए। और क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे तो वो किसी तरीके से प्रूव ही नहीं कर पा रहे थे कि हमारी ये बेटियां हैं जिनको हमने इनको दिया है। तो जब इस बारे में पता चला तो मैंने ये 31 लड़कियों के बारे में ढूंढा वहां पे और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 2010 में कि आप किसी भी बच्चों को अपने एरिया से बाहर कल्चरली बहुत दूर तक ऐसे ले नहीं जा सकते बहुत सालों से, क्योंकि इसका एक पीछे का अगर आप देखें तो इस कनाडा के बारे में आपको सुना होगा या ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि जहाँ पे बहुत सारे आदिवासी बच्चों को करीब 100 साल तक क्रिश्चियन मिशनरीज ने ले गए थे और जो वहाँ के नेटिव अमेरिकन जिनको कहा जाता है फर्स्ट नेशंस उनको इसी तरह से रखा गया था। उनकी भाषा उनका खान पान सारा कुछ बदल दिया गया था। तो जब ये 31 लड़कियों को ढूंढने मिले तो 20 मुझे सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में मिली और 11 आपके पंजाब में पटियाला डिस्ट्रिक्ट में मिली। अब उनके साथ हो क्या रहा था, उनको कोई मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश पंजाबी ये सब कोई फॉर्मल पढ़ाई नहीं कराई जा रही थी। उनको भजन संस्कार और हिंदुत्ववादी विचारधारा में उनकी ट्रेनिंग हो रही थी। उसमें उनको एक तो अपनी भाषा असमीज या बोडो ये सब बोलना अलाउड नहीं था, वो सिर्फ हिंदी बोल सकते थे। उनकी क्लासेस होती थी भजन संस्कार की, उनकी ये ट्रेनिंग होती थी कि कैसे अपना आत्मदाह करे अपनी इज्जत मुसलमान और क्रिश्चियन लोगों से बचाने के लिए। और बहुत सारे बच्चे जो अभी आ गए थे जब वो क्योंकि 3-4 साल के बच्चे थे वो अपनी भाषा भूल चुके थे, यानी कि जब वो अपने माँ बाप से जब भी मिलेंगे उस भाषा में बात नहीं कर सकते। उन सारी लड़कियों के साथ साथ ये भी था कि जब ये स्टोरी आई और आपकी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पटियाला ने कई बार कहा कि ये बच्चियां वापस भेजनी चाहिए, यहाँ पर नहीं है, मगर RSS ने इस बात पे ध्यान दे दिया। इसको हमने ऑपरेशन बेटी उठाओ कहा था क्योंकि हमारे सरकार के लोग कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मगर उन्होंने बेटियों को उठा लिया था। तो मुझे पता है कि 2 मिनट है तो ये स्टोरी आई थी, मगर मैं इसका 31 लड़कियों की स्टोरी थी। मेरे पास सरकारी डॉक्यूमेंट थे, पेरेंट्स के जो है बयान थे, बच्चियों को मैंने ढूंढ लिया था कि वो कहाँ है तो उसकी फोटोग्राफ्स और बयान थे। तो मेरे ऊपर वो केस नहीं कर पाए क्योंकि वो फैक्ट्स को काउंटर नहीं कर पाए, मगर उन्होंने मेरे पर दंगे भड़काने का और डेफेमेशन का केस किया। मगर साथ साथ ये बताना चाहूँगी इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप मैं नहीं कह रही, ये कोई और नहीं कह रहा, ये खुद सरकार की CBCID रिपोर्ट कह रही है कि पिछले 10 सालों में 10 लाख बच्चों को नॉर्थ ईस्ट से इस तरह ले गया गया है। अलग अलग पार्ट्स में पंजाब में भी ऐसे बहुत सारे हॉस्टल्स बनाए गए हैं माता गुजरी के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, जो RSS चलाती है, जो बच्चों को ला के इस तरह की उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। उसी के बाद आपने जाना है इसलिए मैं एक दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो सवाल रह जाए, पूरी टाइम बताए जी। नहीं, आपको कहा गया कि सवाल आपने हर हालत में निकल जाना है। तो जो आजकल ऑल्टरनेट मीडिया है जिसको प्रोग्रेसिव मीडिया कहते हैं, कुछ संस्थान है, कैरवान भी है, वाइब भी है, आपको इनके काम से क्या शिकायत? मैं बहुत ही संक्षिप्त में बोलना चाहूंगी। जिन लोगों को कभी मैंने प्रयास करके हुआ कहा कि टीवी में बूढ़े लोग देखते हैं, इंटरनेट में भी ये प्रॉब्लम हो गई है। जो हमारी प्रगतिशील मीडिया है वो बहुत अच्छा और बहुत कम संसाधनों के साथ काम करती है, मगर हम एक साइकिल में फंसे जा रहे हैं, वो है उपदेश देना। रोज या तो इधर का उपदेश शुरू हो जाता है शाम को या उधर का उपदेश शुरू हो जाता है, जहाँ पे हम लोगों को बता रहे हैं कि आप इस चीज को या इस खबर को इस तरीके से समझिए, मगर क्या हो रहा है कि उसमें हम सिर्फ 3-4 मुद्दों पे अटके हुए हैं।
हम प्रवासी मजदूर, हम दिहाड़ी मजदूर, हम मजदूरी, हम गरीबी, हम इन्फ्लेशन, हम ये सब की कोई बात रही नहीं गई है। सांप्रदायिकता की जब हम बात करते हैं, जब तक हम उनको ये सारे मूलभूत सवालों से जोड़ेंगे नहीं, तब तक हम सबको साथ में लेके नहीं चल सकते, सिर्फ कुछ बुद्धिजीवियों को लेके चल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हम लोगों को सिखाया गया था कि कोई भी रिपोर्ट या कोई भी मुद्दे के सिर्फ दो पक्ष नहीं होते। अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट में जाएंगे, जमीन में खेत, किसी गांव में खेती में बात करेंगे, तो उस रिपोर्ट के 5 पक्ष भी हो सकते हैं, और वो 5 पक्ष तभी दिखाए जाएंगे जब आप जमीन में जाके रिपोर्टिंग करेंगे। मगर आप सिर्फ जब कैमरे के सामने बैठकर उपदेश देंगे, तो फिर या तो वो एक साइड रह जाएगा या 2 साइड, 5 साइड नहीं रह पाएंगे। तो प्रगतिशील मीडिया को भी इस चीज से बचने की जरूरत है। नया एक सवाल और बड़े संक्षिप्त में ये सवाल जब मैं पूछूंगा तो हो सकता है कि हमारी दोनों की बच जाए, तो मैं चाहता हूँ कि दोस्ती बनी रहे, इसलिए मैं थोड़ा सा सॉफ्ट होगी पूछूंगा। वो ये कि जो कम्युनल वायलेंस होती है, इस पे ये नाम आपको पसंद नहीं, मुझे बंदा पसंद नहीं, पर मैं नाम लूंगा एमजे अकबर। एमजे अकबर की किताब है बड़ी अच्छी, यदि किसी ने पढ़नी हो अपनी हेल्प में करूं, राइट आफ्टर राइट, ये दंगों पे है, अच्छी किताब है। तो भारत में जो सांप्रदायिक दंगों की रिपोर्टिंग कैसे हो या कैसे होनी चाहिए, ये संक्षेप झगड़ा तो बातें करेंगे, मगर मुझे ये लगता है कि जिनका इन्होंने नाम बोला है एज अ महिला पत्रकार, मुझे इससे दिक्कत है कि उनपे करीब 18-20 औरतों ने उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया हुआ है। मगर अभी भी बात ये होती है कि कितने महान आदमी थे, कितना काम किया, चलो ये तो किया, मगर सेक्सुअल हरासमेंट तो कर ही देते हैं महान लोग, है ना। ये तो पॉलिसी चलो बाद में लड़ेंगे। मगर बात में ये कह रहे हैं कि जब कम्युनल वायलेंस की बात आती है, मैंने किताब लिखी है मेरी लाइफ से, वो पढ़ते वक्त मैं मुजफ्फरनगर के दंगों के बारे में बात करी। मुजफ्फरनगर दंगों में बहुत सारी महिलाओं के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ था। जब मैंने उस पर रिपोर्टिंग करी सेक्सुअल वायलेंस पे, करीब 100 लोगों के साथ ऐसा हुआ था, मगर यौनिक हिंसा के सिर्फ 7 औरतें ने जाके कोर्ट में केस फाइल किया कि हमारे साथ ये हुआ। मगर मुझे भी अपनी रिपोर्टिंग की लिमिट और तब समझ में आई जब मैंने देखा कि मैंने तो उनके बारे में लिख दिया, मगर जब वो कोर्ट से केस फाइल करके वापस आई तो उन्हें गांव में उन्हीं लोगों के खेतों में काम करना पड़ा जिन्होंने उनके साथ ये वायलेंस किया था। तो मुझे ये समझ में आया कि हाँ, सांप्रदायिकता है, जेंडर वायलेंस भी है, यौनिक हिंसा भी है, मगर ये खेत मजदूर औरतें भी हैं। तो उनकी वो बात जब तक हम बाकी दोनों चीजों से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम पूरी बात नहीं कर पाएंगे। यहाँ बिल्कुल लास्ट सवाल है, हम आपका पूरा फायदा लेना चाहते हैं। YouTube पे जो पत्रकारिता हो रही है, उसमें फटाफट में हो रही है, पत्रकारिता तो हो ही नहीं रही। एक तो ये कि आप इससे कितने संतुष्ट हो, दूसरी बात कि नेहा कोई YouTube चैनल बना के पत्रकारी करे, इस तरह की पत्रकारिता करे, क्या वो नेहा डर सकती है? मतलब जिस तरह की हो रही है, मेरा ये सवाल है। मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे लोग इत्तेफाक रखेंगे कि नहीं, मुझे YouTube पत्रकारिता से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने हर जगह देखा है जब बड़े बड़े दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार, बड़े बड़े न्यूज चैनल रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, चतुर्वेदी जी और बहुत सारे लोग, जब वो नहीं करते हैं तो YouTube के लोग वो मुद्दे उठाते हैं, उनकी सड़क, उनके गांव की सड़क टूटी होती है वो उठाते हैं, और वहाँ के DM वो चीज देख के उन पर प्रेशर पड़ता है। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें ना भी करते हो, मगर जो जिंदगी लोगों की डेली बेस पे चलती है, उस पे YouTube पे बहुत लोग हर भाषा में करते हैं, और यही हमें आगे लेके जाने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है कि बड़े बड़े मेन स्ट्रीम उनका ध्वस्त हो गया है। दिल्ली, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में और बॉम्बे में बैठे हुए पत्रकार कोई पत्रकारिता कर रहे हैं जब तक वो जमीन पे नहीं जा रहे, तो वो बहुत अच्छी बात है। नेहा नहीं कर सकती YouTube पे, क्योंकि
नेहा वही है ना, पत्रकारिता का मतलब वीडियो हो गया। पत्रकारिता में लोग लिखते भी हैं, ऐसा लोग भूलेगा। तो नेहा लिखती है, मगर उस लिखने के बावजूद हम पत्रकार या जो भी हमें सब्जेक्ट है, उसके लिए हमें वीडियो पे आने की जरूरत नहीं।